हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 24वें मॉक टेस्ट को। इससे पहले हम लोग 23 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर चुके हैं और 23 के 23 मॉक टेस्ट दरोगा परीक्षा के मद्देनज़र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न सिर्फ दरोगा परीक्षाओं के लिए बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी यह जो सेट है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आसान प्रश्नों को कम से कम और वैसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्टूडेंट कम से कम इसको डील कर पाते हैं, बना पाते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह मैं ज़्यादा लेने का प्रयास किया करता हूँ। तो यहाँ पर दुर्लभ प्रश्नों का संग्रह है आपके पास, तो इस पर बने रहिए। और जो भी पहले वीडियो नहीं देख चुके हैं तो पहले भी वीडियो को जा कर के ज़रूर देख लीजिए और आज से शाही पाठशाला के दरोगा टेस्ट सीरीज पर आप नियमित रूप से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है 76 नंबर। इससे पहले हम लोग चौथे सेट का 75 प्रश्न बना चुके हैं और यह आज से 76वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। बी, सांची स्तूप चंबल नदी के तट में स्थित है। सी, पांडुलिना गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाट में स्थित है। और डी है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी तट के कंठ में स्थित है। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका 76 का ए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन यहाँ पर सही है। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी के घाट में स्थित है। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वत मेला यानी पश्चिमी घाट में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुके हैं। बौद्ध कला चित्रों, मूर्तियों और मंदिरों का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक्सलाचैपल की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो एक्सलाचैपल याद रखिएगा, यह संधि जो है एक्सलाचैपल संधि जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किस युद्ध से रिलेटेड है एक्सलाचैपल संधि। ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध। बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। सी, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और डी, वांडीवास का युद्ध। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। एक्सलाचैपल की संधि जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। पहला कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रांसिस युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध का कारण था। कहने का मतलब पहला कर्नाटक युद्ध जो था ना, उसका मतलब भारत से बिल्कुल भी नहीं था। उसका मतलब क्या था? ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध था। ठीक है, वह यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसी का नतीजा था कि भारत में भी प्रथम कर्नाटक युद्ध हो चला था। इसका कारण यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, इसी कारण भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ जब एक्सलाचैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? 1748 में। कैसे समाप्त हुआ? एक्सलाचैपल की संधि पर हस्ताक्षर हुए, उसके बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। जो यूरोप में ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था वह भी एक्सलाचैपल की संधि के तहत समाप्त हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 4 विषय दिया हुआ है यहाँ पर। राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी। बी है बाजार और मेले। सी है विवाह और तलाक। और डी है वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, वन्य पशु पक्षी संरक्षण। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बाजार और मेले। ठीक है, कह रहा था कि राज्य सूची के विषय के अंतर्गत कौन सा आता है? तो बाजार और मेले जो है, यह बाजार और मेला राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 246 कहता है कि विधायी विषयों को परिभाषित करता है। क्या करता है? विधायी विषयों को परिभाषित करता है, जिस पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। संसद, राज्य और विधानमंडल कानून बना सकता है। इस मामले को 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया गया है।
पहली सूची हुआ संघ सूची जिसमें 100 विषय है, दूसरी हुआ राज्य सूची जिसमें 61 विषय है, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और संघ दोनों का अधिकार होता है, इसमें 52 विषय शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, तो बाजार और मेले जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है, और कहाँ पर हुई? संविधान सभागृह में हुई। इस सभागृह को अब क्या कहा जाता है? ठीक है, उस समय सभागृह में हुआ था, संविधान सभागृह में। तो इस सभागृह को अब क्या कहते हैं? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, बी राज्यसभा कक्ष, सी लोकसभा कक्ष, और डी पुस्तकालय भवन। तो अब क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में आयोजित की गई, जिसको अब जो है कि संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 हमारा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो एक है सुंदरलाल बहुगुणा, 2 है चंडी प्रसाद भट्ट, और 3 है मेघा पाटेकर, और डी है विनोबा भावे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आपको कूट दिया हुआ है, तो कूट में आपका 1 और 2 जो है विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता है कि 1 और डी जो है आपका सही है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, यानी 1 और 2 विकल्प डी यहाँ पर सही है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब यदि चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट एक भारतीय गांधीवादी पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 1964 में गोपेश्वर में दासोली ग्राम राजस्व संघ की स्थापना की, जो बाद में चिपको आंदोलन का जो है कि मातृ संगठन बन गया, और इसके लिए उन्हें 1982 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यदि यहाँ पर मेघा पाटेकर की बात करें तो मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ अभियान से है, और विनोबा भावे की यदि बात करें तो विनोबा भावे का संबंध भूदान आंदोलन से है। याद रखिएगा, मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ से है और विनोबा भावे का संबंध भूदान आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भी चिपको आंदोलन से है, और चंडी प्रसाद भट्ट जो है इनका संबंध भी चिपको आंदोलन से है, लेकिन यह आंदोलन बाद में हुआ था 1964 में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्या कहता है? किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? तो यह सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए सरला मुदगल बनाम भारत संघ। याद रखिएगा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। इस सरला मुदगल बनाम भारत संघ न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मान लिया कि पहली शादी रहते दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगा, यह भी कहा गया। तो याद रखिएगा, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, सरला मुदगल बनाम भारत संघ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प, सी N2O, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वह भूमंडलीकरण का कारण नहीं है, भूमंडलीकरण का कारण नहीं है। कौन सा गैस? तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है आपको बताना है। ए पारा, बी नाइट्रेट्स, सी लेड, और डी आर्सेनिक। तो यहाँ पर सही जवाब है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि यह नाइट्रेट से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन जो है कि प्रभावित हो जाने के कारण होता है,
और प्रभावित होने से उसकी त्वचा नीली पड़ जाती है। यह मुख्य रूप से जल में नाइट्रेट के जो है कि संदूषण के कारण होता है। जब बच्चे को नाइट्रेट संदूषित जल पिलाया जाता है तो उसके शरीर में यह नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये नाइट्राइट रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथेमोग्लोबिन बना देता है और मेथेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन में सक्षम नहीं होता है, असक्षम हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध किससे है, तो नाइट्रेट से है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 हमारा क्या कहता है, अकबर के शासनकाल में योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था। अकबर के शासनकाल में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, निजामुद्दीन पानीपति। ठीक है, निजामुद्दीन पानीपति ने योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया था। योग वशिष्ठ इसे आमतौर पर संस्कृत का सबसे लंबे ग्रंथों में से एक और योग के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है, योग वशिष्ठ। ठीक है, बड़े ग्रंथ में भी, संस्कृत का बड़े ग्रंथ के रूप में भी और योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में भी योग वशिष्ठ को जाना जाता है। और इसका फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में किसने किया था, तो निजामुद्दीन पानीपति ने किया था। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। एक क्या है आपका, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी शक्तियों का पृथक्करण, सी शक्तियों का केंद्रीकरण होना चाहिए और डी है निर्वाचित सरकार। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका शक्तियों का पृथक्करण। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक, तो कहेंगे कि शक्तियों का पृथक्करण कारक जो है किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। शक्तियों का पृथक्करण जो है उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। निम्न में से किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग होता है, किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग होता है, ये आपको जवाब देना है। ए मक्खी, बी मच्छर, सी पिस्सू और डी सुअर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी यानी मच्छर। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण मच्छर है। हाल ही में यूपी के गोरखपुर जिला में जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए लगाई गई वैक्सीन जो है कि लाई गई है। वैक्सीन लगाने वाले लगभग 98% बच्चे में वायरस के खिलाफ कोई इम्यूनोग्लोब्युलिन जो है एंटीबॉडी नहीं थी। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमण मच्छरों के काटने से होता है। तो याद रखेंगे कि जापानी इंसेफेलाइटिस जो है कि यह मच्छर के कारण होता है और मच्छर कौन सा, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। इरूला, कुरम्बा और मुदुगा जैसे स्वदेशी जनजातीय समूह किस संरक्षित क्षेत्र से जुड़े हैं। ये जनजातीय समूह है, स्वदेशी जनजातीय समूह है। आपको बताना है कि नीचे जो विकल्प दिया गया है, विकल्प ए है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है कि किस संरक्षित क्षेत्र में जो है इरूला, कुरम्बा और मुदुगा जैसे स्वदेशी जनजातीय समूह पाया जाता है। यहाँ पर ए जो है आपका विकल्प साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, रुइला, कुरम्बा, मुदुगा जैसे स्वदेशी जनजातीय समूह जो है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला आपका समुद्री गाय, दूसरा आपका समुद्री घोड़ा, तीसरा आपका समुद्री सिंह। कहता है उपयुक्त में से कौन सा अथवा सी स्तनधारी है या हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प 1 और 3 जो है ये क्या है कि स्तनधारी है। तो 1 और 3 का विकल्प आपके पास विकल्प 2 में है।
केवल 1 और 3। यहाँ पर विकल्प बी जो है सही जवाब है। कह रहा है कि समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है यह स्तनधारी है, जबकि समुद्री घोड़ा जो है यह एक मछली है, स्तनधारी नहीं है। शी हॉर्स या समुद्री घोड़ा वास्तव में एक छोटी मछली है जिसका नाम उसके सिर के आकार के कारण रखा गया है, जो एक छोटे घोड़े के सिर जैसा दिखता है। सी हॉर्स स्तनधारी नहीं है, इसे मछली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं। 89 कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। रिपन को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने के लिए भी याद किया जाता है, जो लॉर्ड लीटन के समय में लाया गया था। रिपन के द्वारा 2 विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय खोले गए थे। रिपन ने शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षा आयोग भी गठित किया था और सर विलियम हंटर को शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो इतनी बातें आप रिपन से संबंधित याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए गन्ना को जो है कि उगाया जाता है? ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी फ्रक्टोज और डी सुक्रोज। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी सुक्रोज। क्या है कि भारत में मुख्य नकदी फसलों के रूप में गन्ना को जाना जाता है, और गन्ना से क्या प्राप्त होता है, किस लिए उगाते हैं? तो सुक्रोज प्राप्त करने के लिए। सुक्रोज जो है एक प्रकार का डाइसैकेराइड शर्करा है। क्या है सुक्रोज? डाइसैकेराइड शर्करा है, जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है सुक्रोज। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? आपका सुक्रोज बनेगा। और सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड शर्करा है। कैसा शर्करा है? डाइसैकेराइड। डाई मतलब 2, कौन कौन सा शर्करा मिलने के बाद बनेगा? तो आपका फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा तब बनेगा सुक्रोज। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 हमारा प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा कार्य मानव गुर्दे का नहीं है? गुर्दा का मतलब किडनी, जिसको वृक्क भी हिंदी में कहते हैं। वृक्क, वृ और क संयुक्त वृक्क, अथवा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं KIDNEY, किडनी, गुर्दा। ठीक है, आपको बताना है गुर्दे का कौन सा काम नहीं है। विकल्प एक आता है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये तो काम लग रहा है। ठीक है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यही गलत है। रक्त में जो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण है ना, याद कीजिए कौन करता है? पैनक्रियाज करता है, अग्न्याशय करता है। अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त में शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल्स से स्रावित होता है। ये काम किडनी का, गुर्दे का नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं कि गुर्दे का क्या क्या काम है। तो गुर्दे का काम यूरिया को छानकर बाहर करना, यूरिन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? ब्लड से यूरिया को छानकर गुर्दा, किडनी बाहर करता है, जिसको यूरिन के रूप में हम लोग मूत्र त्याग करते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि कई हार्मोन का भी श्रवण करता है, सिक्रेशन करता है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पर ए, सी और डी जो है यह गुर्दे, किडनी का काम है, लेकिन बी जो है ये काम किसका है? पैनक्रियाज का है, अग्न्याशय का है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 हमारा प्रश्न कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या है कि मिट्टी दिया हुआ है, और सूची 2 में क्या दिया हुआ है? तो जलवायु प्रदेश दिया हुआ है। तो सूची 1 में ए जो है यह पॉटजाल है, और 1 के सामने 1 है शीतोष्ण शीत स्टेपी। बी में है चारनोजेम, चारनोजेम के सामने 2 में लिखा हुआ है शीत समशीतोष्ण। सी में है स्पॉटजोल्स, इसमें 3 के सामने लिखा हुआ है उष्ण एवं आर्द्र। और डी है लेटेराइट, इसके सामने 4 में लिखा हुआ है आर्द्र शीत समशीतोष्ण। तो मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहला है आपका पॉटजाल, और पॉटजाल के सामने आपको क्या मिलान करना है? ए का 2 हो जाएगा शीत समशीतोष्ण। पॉटजाल मिट्टी जो है कहाँ पर पाया जाता है? शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में पॉटजाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है आपका
चारनोजेम, चारनोजेम यह मिट्टी का प्रकार है और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद है आपका स्पॉटजोल्स, स्पॉटजोल्स जो है वह आर्द्र शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, जबकि लेटेराइट मिट्टी जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 1 का बी का 1, सी का 4 और डी का 3 जिस भी कूट में होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो 1 का 2 और बी का 1, चलिए 1 ही आपका यहाँ पर क्या है, विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 हमारा कहता है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हो जाए, ये मो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, मो की जगह क्या लिखना होगा, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। विकल्प ए, पृथ्वी सूर्य में घिर जाएगा। विकल्प बी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगा। विकल्प सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। और विकल्प डी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, हमारे वर्ष की अवधि जो है कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, पृथ्वी जितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है उतने दिन को 1 वर्ष कहते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाएगी, यानी पृथ्वी जिस वृत्तीय पथ पर सूर्य के चारों ओर घूम रही है वह वृत्तीय पथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, जिस कारण से वर्ष की अवधि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम क्या बोलेंगे कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारे 1 वर्ष पूरे होने की अवधि कम हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 हमारा प्रश्न क्या कहता है कि मानव पूंजी और भौतिक पूंजी के बीच में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। पहला कथन है भौतिक पूंजी मूर्त है जबकि मानव पूंजी अमूर्त है। दूसरा है मानव पूंजी मालिक और समाज दोनों को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, पहला कथन भी और दूसरा कथन भी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, विकल्प सी सही उत्तर है कि दोनों कथन सत्य है। कहता है कि भौतिक पूंजी जो है मूर्त है, भौतिक पूंजी क्या है, मूर्त है, जबकि मानव पूंजी जो है यह अमूर्त है। और दूसरा कथन है कि मानव पूंजी मालिक और समाज दोनों को लाभ पहुंचाता है। यह दोनों ही कथन सत्य है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 हमारा कहता है कि आँख का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है। तो आँख का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है, ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली और डी आइरिश। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी आइरिस। आँख का विशिष्ट रंग उसके आइरिस के कारण निर्धारित होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का गांव समाज घर कहीं भी यदि आपको किसी के आँख का रंग कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल, कभी काला इस प्रकार से लगता है तो वह उसके आँख के आइरिस के कलर के कारण लगता है। आँख का जो भाग आपको काला मुख्यतः साधारणतः दिखाई देता है वह आँख का काला भाग जो है आइरिस है। इस आइरिस के मध्य में बहुत ही सूक्ष्म छोटा सा छिद्र होता है जिसको प्यूपिल अथवा पुतली कहते हैं। ठीक है, इसी छोटे से छिद्र से आँख में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है। धूप में जब चला जाता है तो यह प्यूपिल जो है आइरिस का आकार जो है कि बढ़ जाता है और प्यूपिल छोटा हो जाता है। और आप जब फिर से छाया में आते हैं, घर आते हैं, तो आपको कुछ देर तक 1 मिनट तक अमूमन कुछ दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है कि आइरिस को पुनः एडजस्ट होने में जो समय लगता है, पुतली को बड़ा होने में जो समय लगता है, उतने समय तक आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। कॉर्निया आँख का सबसे बाहरी भाग को कहते हैं। ठीक है, आँख का सबसे बाहरी रचना क्या है, कॉर्निया है। आई ट्रांसप्लांट में आँख का कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी आँख प्रत्यारोपण में कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है। रेटिना जो है आँख के सबसे पीछे की रचना है, इसको हिंदी में दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना को दृष्टिपटल कहते हैं। आँख का जो प्रतिबिंब बनता है, आँख में जो प्रतिबिंब बनता है तो यह रेटिना में ही आँख का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से चारों विकल्प को आप समझ चुके हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है या असम वैभव सम्मान जो है प्रदान
किया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका रतन टाटा। रतन टाटा को असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है। ये आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे कि असम वैभव सम्मान से जो है असम सरकार ने रतन टाटा को सम्मानित किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। 97 हमारा कहता है कि हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद में किस संत की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है? तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से रामानुजाचार्य की प्रतिमा को जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 213 फीट ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। रामानुजाचार्य वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद उपशाखा के जो है मुख्य प्रस्तावक या प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, रामानुजाचार्य। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कितनी ऊंची है? तो 213 फीट ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। निम्न में से कौन सी पहल मैला ढोने की समस्या से निपटने से संबंधित है? ठीक है, भारत सरकार ने एक पहल निकाला है जिसमें मैला ढोने की समस्या को निपटना है, यानी समाप्त करना है। तो इसका जो पहल है इसको नमस्ते योजना नाम दिया गया है। तो आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है यहाँ पर कि कौन सा पहल मैला ढोने की समस्या को निपटने से संबंधित है? तो नमस्ते योजना पहल जो है यह मैला ढोने की समस्या को निपटने से है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पर। 99 कहता है कि अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड संबंधित है। तो अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का संबंध जो है आरबीआई से है, भारतीय रिजर्व बैंक से है। ठीक है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का संबंध किससे है? आरबीआई से है, भारतीय रिजर्व बैंक से है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें एवं उसके लेखक से संबंधित कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि कोई भी जोड़ी ऐसा नहीं है कि सुमेलित नहीं है। आपको मैंने चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट देख कर रखा है, तो चारों आप ऑप्शन को याद रखेंगे। चारों के चारों सुमेलित ही है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सुमेलित नहीं है। तो विकल्प ए भी सही है। मीनाक्षी लेखी की हाल जो समय में 2023 में प्रकाशित पुस्तकें हैं इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। ठीक है, मीनाक्षी लेखी की लिखी पुस्तक है। उसके बाद सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। उसके बाद तीसरा है किरण बेदी की द्वारा लिखी गई पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस हाल में प्रकाशित पुस्तकें हैं, किरण बेदी ने लिखी है। उसके बाद चौथा है आपका एस जयशंकर के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है, यह चारों ही पुस्तक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों आप याद करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर लीजिएगा, चूँकि पुस्तक और हाल के समय में प्रकाशित पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से शाही पाठशाला के साथ बने रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।